हेलो एवरीवन, आप सबका लॉ अली के चैनल में स्वागत है। जैसे कि हम लोग अपने इस चैनल में सारे ही सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हैं और जो इस वक्त हमारा चल रहा है वो हमारा इंटरनेशनल लॉ का पार्ट चल रहा था, जिसमें आज हम लोग लॉ ऑफ सीज पढ़ेंगे। मतलब जो भी जैसे कि हमारे जो नॉर्मली जो टेरिटरी होती है उसके लॉज अलग हैं, लेकिन साथ में ही सीज के भी यानी समुद्र में जो समुद्री इलाका है उसके भी लॉज हैं। हम लोग आज उसको पूरा एक ही लेक्चर में पूरा कवर करेंगे और ऐसे जितने अपडेट्स हैं, केस लॉज हैं, आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ सीज। पहले इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, क्या मतलब कि क्या हिस्ट्री है, क्या ये चीज़ है। देखिए पहले क्या होता था, पहले जब मान के चलिए जब हमारा हिंदुस्तान था उसमें पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था। पर क्या हुआ, टाइम के आते आते दोनों सारे के सारे अलग अलग हो गए। इंडिया एक अलग कंट्री हो गया, बांग्लादेश अलग कंट्री हो गया और जो पाकिस्तान है वो अलग कंट्री हो गया, जिसमें लोग जिस टेरिटरी के अंदर जिस लैंड के ऊपर रह रहे थे उसमें डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, ये तो नॉर्मल हो गया। पर क्या हुआ, कुछ समय बाद जब चीज़ें बढ़ी, साइंटिफिकली चीज़ें लोगों ने सर्च किया तो पता चला कि जो ओशन है, जो समुद्र है, जो समुद्री सीमा है, उसके अंदर भी काफ़ी अच्छे और काफ़ी इम्पोर्टेंट मिनरल्स मिलते हैं। जिससे कि क्या होता है, अब मिनरल्स मिल रहा है तो उसका जो वो कंट्री है उसके फ़ायदे के लिए है। उससे दूसरी कंट्री व्यापार करेगी, उससे उसकी इकोनॉमी अच्छी होगी, उससे उसको जाना जाएगा, तो मतलब काफ़ी फ़ायदे हैं। तो इससे क्या हुआ, जब पता चला कि ओशन में भी इतने इम्पोर्टेंट मिनरल्स पाए जा रहे हैं, इतना सब कुछ पाया जा रहा है, तो अब फिर उसको भी एक्वायर करना शुरू किया। एक्वायर इन द सेंस कि अगर ये हमारा, जैसे कि ये हमारी कंट्री है, उसके नीचे ये जो है ये ओशंस हैं, ठीक है। अब क्या, ये मतलब कि सीज हैं। अब क्या हुआ कि यहाँ पे मिनरल्स पाए जाने लगे, तो इस कंट्री ने क्या किया, इसको पूरे एरिया को एक्वायर कर लिया। इनके चलते अब एक कर रहा है तो दूसरा देख के करता ही करता है कि भैया अगर इनकी तरफ इतना मिल रहा है तो मैं अपनी तरफ भी चेक करूं, हो सकता है दूसरे में भी मिल जाए। इसी तरह काफी ज्यादा चीजें बढ़ने लगी, क्योंकि अब क्या होता है, नॉर्मली जिस टेरिटरी ने एक्वायर कर लिया, लेकिन हो सकता है यहीं पे ही कोई एक और टेरिटरी हो तो उसकी बाउंड्री का क्या क्या वो सिर्फ इतना ही लेगा, नहीं वो उसको भी तो उम्मीदें होंगी कि उतना बड़ा ले, है ना। तो इन सब के चलते हुए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, अनक्लोज। इसको रफ कर देती फिर मैं लिखती हूँ। अनक्लोज नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, UNCLOS, जिसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन ऑफ कन्वेंशन ऑफ सीज लॉस है। यूनाइटेड नेशन ऑफ कन्वेंशन लॉ ऑफ सी। ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसमें कि इस डिस्प्यूट को लेकर के सॉल्यूशन देखा गया। इसको हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। क्या होता है, जो यूएस के प्रेसिडेंट थे हैरी स्ट्रोमैन, यूएस के प्रेसिडेंट हैरी स्ट्रोमैन ने क्या किया, सबसे पहले आर्ग्यू किया कि जो ये बाउंड्री है, जो मैरिटाइम बाउंड्री है, वही सीज की जो बाउंड्री है इतनी मेरी है। पहले ये सब कुछ नहीं था, पहली बार इन्होंने ही, जो हेनरी स्ट्रोमैन है, इन्होंने पहली बार ये इश्यूज रेज किए कि जो इतना पार्ट है वो मेरा है, ठीक। अब जैसे मैंने बताया, एक कर रहा है तो दूसरा देख के करता ही है। जैसे कि होता नहीं कि अगर एक पढ़ाई कर रहा है तो दूसरा बच्चा देखता है यार मुझे भी पढ़ना चाहिए, सेम ऐसा ही कि अब यूएस ने ऐसा किया है। यूएस के प्रेसिडेंट अब खुद उसमें मतलब कि टेरिटरी ढूंढ रहे हैं, अपना और ज़्यादा फैला रहे हैं पार्ट को, तो दूसरी कंट्रीज नहीं देखेंगी। तो फिर आई चिली, पेरू, इक्वेडोर, इन सब ने भी कहा कि हमारी भैया इतनी इतनी जो भी
टेरिटरी है, मतलब कि जो सी का जो भी पार्ट है उतना मेरा है, इस तरह की बातें हुई। फिर क्या होता है, अब देखिए अब चीजें बिगड़ रही हैं, लोग अपनी अपनी तरफ को भाग रहे हैं कि भाई ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ऐसा है वैसा है। तो अब इसमें भाई बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। अब प्रॉब्लम हुई तो जो यूएन कन्वेंशन है, यूएन कन्वेंशन, इस चीज को सॉल्व करने के लिए यूएन कन्वेंशन के अंदर 1973 से लेकर के 1982 तक के कन्वेंशन चलती है, कॉन्फ्रेंस चलती है लॉ ऑफ सीज के लिए, कि जो ये डिस्प्यूट्स हो रहे हैं कि इतनी मेरी होगी उतनी तुम्हारी है, कि इतनी नहीं नहीं इसमें भी मेरी, डिस्प्यूट्स तो होंगे क्योंकि भाई पास पास में भी तो कंट्रियां हैं, तो उन लोगों में तो डिस्प्यूट कंफर्म है। तो इसके चलते यूएन कन्वेंशन में कॉन्फ्रेंसेस हुई जो कि 1973 से लेकर के 1982 तक के चली। फिर क्या होता है, हमारा जो ये ऑर्गेनाइजेशन है अनक्लोज, यूनाइटेड नेशन ऑफ कन्वेंशन लॉ ऑफ सीज, इसको बनाया गया। ठीक, फिर क्या होता है, अब किसी भी एक्ट को बनाया गया, मान जैसे नॉर्मली ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, ठीक, पहली बात ये बनाई गई। अब क्या होता है, अपने इंडिया में एक एग्जांपल लीजिए, कोई भी नॉर्मल लॉ बनाना हो तो सिंपल वाला लॉ बनाना होता है, तो उसमें कुछ मेजॉरिटी चाहिए होती है कि इतना आपके पास वोट हो तो आप उसको आगे बिल पढ़ा दो। मतलब अब क्या होता है, राज्यसभा में मान के चलिए कोई बिल पास हुआ है, मतलब कोई बिल आया है, ठीक, अब उसमें क्या होता है, उसमें कोई भी पर्सन हाँ ही नहीं कर रहा है कि इसको पास करना चाहिए, या हो तो तब तो पास नहीं हुआ। लेकिन अगर राज्यसभा में मेजॉरिटी पीपल उसमें हाँ कर देते हैं कि हाँ हाँ इसको अब लाया जाए, तो उसको पास किया जाता है। सेम यहाँ भी जब ये बना तब उस टाइम ज़्यादा कंट्रीज नहीं थी, लेकिन 1994 में 65 कंट्रियों ने इस ट्रीटी पे साइन, इस पे अपना सहयोग दिया, अपना इसमें काम किया। जो इसके अंदर रूल्स रेगुलेशन बनाए गए वो उसके लिए 65 कंट्रीज ने सिग्नेचर किया कि ठीक है हम इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, ठीक है। फिर क्या होता है, आज के टाइम में ये 2016 का एक नंबरिंग है जिसमें कि 167 कंट्रीज और इसमें आ चुकी हैं, जिसमें कि अगर कोई भी टेरिटरी का जो भी, हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, जो अनक्लोज के जो भी जितने भी रूल्स रेगुलेशन बनाए गए उसको लेकर के 167 2016 में कंट्रीज ने इसको साइन कर दिया कि ये लोग उस चीज़ को मानेंगी। आपको इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, जो अनक्लोज है उसमें यूएस का कोई भी योगदान नहीं है। इसमें अभी यूएसए ने सिग्नेचर नहीं किया है, सिग्नेचर किया मतलब इस ट्रीटी को नहीं माना है, एक तरीके से ये बोला जा सकता है, ठीक। अब क्या होता है, अब एक बात समझिए, कोई भी डिस्प्यूट होगा, जैसे हमारे यहाँ अगर कोई क्राइम करता है तो आईपीसी देखता है। अब वही अगर इस तरह कोई क्राइम करता है तो वो अनक्लोज देखेगा, यानी यूनाइटेड नेशन ऑफ कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सीज के अंदर देखा जाएगा। जिसमें क्या होता है, देखिए जिसमें क्या ही होता है कि जब ये कन्वेंशन हो रही थी तो इसी तरह लॉज बने कि अब भाई इस चीज को फिक्स कर देना चाहिए क्या किसके। अब हम लोग इसमें कुछ टर्म्स पढ़ेंगे, जैसे बेसलाइन क्या होती है और जैसे टेरिटोरियल वाटर क्या होता है, उसके हिसाब से डिसाइड करा गया कि इतने नॉटिकल माइल्स आपका है, इतने नॉटिकल माइल्स इस कंट्री का है, इतने नॉटिकल माइल्स उस कंट्री का है। तो इस एक्ट मतलब कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है अनक्लोज, उसके तहत इस सबको डिसाइड किया गया। और ये बहुत ही पॉजिटिव डिप्लोमेटिक एक सबसे अच्छा लॉ है जिसको काफ़ी कंट्रीज बहुत आराम से इसको चला रही हैं और इसको मान भी रही हैं। मतलब इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स अभी तक तो नहीं देखी गई हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसको, जो डिवाइड किया गया है वो कैसे डिवाइड किया गया है, टेरिटरी के हिसाब से डिवाइड किया गया है, ठीक। चलिए अगर कोई भी फिर भी कंफ्यूजन रह जाता है तो
प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा, आपको हम आंसर ज़रूर करेंगे, ठीक। देखिए जो यू अनक्लोज है उसने इसको ये जो ओशंस है उसको 4 लाइन में 4 भाग में डिवाइड किया है, ठीक। पहला क्या है, टेरिटोरियल वाटर। देखिए पहला टेरिटोरियल वाटर, इसको मैं पूरा आपको डायग्राम के साथ समझाऊंगी, पर इसको समझना पहले ज्यादा जरूरी है। कॉन्टिजियस जोन, EEZ, हाई सीज। देखिए जो अनक्लोज है, जो ओशियन को डिवाइड किया गया है, इन 4 भाग में डिवाइड किया गया है ओशियंस को, ठीक। इससे पहले एक बेस लाइन को भी बताया है, बेस लाइन, ठीक। अब इसमें हम आगे इसको फर्दर हम लोग डायग्राम से समझेंगे कैसे। जो अनक्लोज है उसने पहले क्या किया, जैसे कोई टेरिटरी है, हमारी इंडिया है, ठीक है, हमारा भारत है, जिसमें जैसे अब क्या होता है, जब हम लोग गुजरात साइड देखते हैं तो उधर सीज है ना, समुद्र है, तो उसमें पहले एक बेस लाइन देखी जाएगी, है ना। फिर उसके बाद टेरिटोरियल वाटर का सीन देखा जाएगा, वो कितना होता है। उसके बाद कॉन्टिजियस जोन को देखा जाता है, फिर EEZ को, फिर हाई सीज को, ठीक। EEZ का फुल फॉर्म है इकोनॉमिक एक्सक्लूजन जोन। इसको लिख लीजिएगा, मैं इसको बार बार EEZ ही बोलूंगी, ठीक है। इकोनॉमिक एक्सक्लूजन जोन, इकोनॉमिक एक्सक्लूजन जोन, ठीक। अब हम लोग डायग्राम के हिसाब से समझेंगे। पहले एक बार बेस लाइन को समझ लीजिए। बेस लाइन को मतलब कि बताने के लिए कि ये बेस लाइन है, इसको थोड़ा सा एक चीज समझने की जरूरत है। अब मान के चलिए कोई भी स्टेट है, ठीक है, मतलब स्टेट से मैं फिर से बता दे रही हूँ, स्टेट यहाँ पे कंट्रीज से है, ना कि जो हमारा यूपी और राजस्थान जैसा वो वाला स्टेट नहीं, कंट्री इंडिया जैसे एक स्टेट है, ठीक है। अब मान के चलिए कोई स्टेट है जिसका ऐसे 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 बाउंड्री, मतलब कि ऐसे ऐसे उसकी टेरिटरी है, ठीक, पहली बात। और एक ऐसा स्टेट है कि जिसका ऐसे करके बाउंड्री है, ठीक। अब इसमें जो बेस लाइन होगी, कि सबसे पहले जो लाइन आती है वो हमारी बेस लाइन होती है, उस बेस लाइन को ऐसे डिफाइन करेंगे। अब इससे हमने ये क्लिक कर दिया कि हाँ ये बेस लाइन हो गई, ठीक, नॉर्मल पता चली बेस लाइन। अब हम इस जगह पे बेस लाइन कैसे देखेंगे, ये मानेंगे बेस लाइन की, ये मानेंगे बेस लाइन की, कौन सी मानेंगे बेस लाइन। तो इसको क्लियर करते हुए बोला कि पहले आप इसको एक बेस लाइन खींचो, जैसे ये ऐसे ऐसे खींचा, ठीक, ये ऐसे ऐसे खींचा, फिर उसके हिसाब ये हमारी एक बेस लाइन हो गई। ऐसे बेस लाइन बनाने के बाद फिर हम आगे चेक करेंगे टेरिटोरियल वाटर कहाँ है, कॉन्टिजियस जोन कहाँ तक पाया जाएगा, EEZ कौन सी जोन तक पाया जाएगा, मतलब कहाँ तक पाया जाएगा, फिर हाई सीज कहाँ से मानी जाएंगी। लेकिन उससे पहले जो टेरिटरी हमारी जो लैंड है उसमें हम लोग पहले बेस लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर सिंपल है तो इस तरह बेस लाइन हो जाएगी, अगर बेस लाइन टेढ़ी मेढ़ी है तो उसको हम लोग इस तरह इसी हिसाब से बेस लाइन को तैयार करेंगे, फिर वहां से हम बेस लाइन को मानेंगे, ठीक। अब हम डायग्राम से बहुत अच्छे से समझते हैं, आगे अगर आपको भी थोड़ी कंफ्यूजन होगी अब क्लियर हो जाएगी। चलिए मान के चलिए ये हमारा कोई स्टेट है, ठीक, उससे एक लाइन गई, ये एक जस्ट एक मतलब कि ऐसे आप माइंड में ड्रॉ कर लीजिए, एक ऐसी जो हमारे जो लाइन है हमारे टेरिटरी से, वो इसको समझिए, ठीक है। तो ये जो लाइन से जो हमारी लैंड है वहां से हम देखेंगे जो पहली जो जहां से पानी स्टार्ट होता है, ठीक है, उसे हम कहेंगे बेस लाइन।
पहली बात ये हो गई, जैसे मैंने अभी तुमको बताया कि जैसे कि हमने एक बेस लाइन ड्रॉ कर ली अपनी टेरिटरी से कि वो हमारी एक बेस लाइन है, ठीक। फिर क्या होता है आगे, दूसरी होती है टेरिटोरियल सी। ये होता है टेरिटोरियल, ये जो बेस लाइन हो गई ये टेरिटोरियल सी हो गई। अब टेरिटोरियल सी का कितना डिस्टेंस आपको मिलता है, यानी हमारी कंट्रीज को कितना टेरिटोरियल डिस्टेंस मिलता है, वो मिलता है 12 नॉटिकल माइल्स। हमें जो टेरिटोरियल सी का एरिया होता है वो 12 नॉटिकल माइल्स मिलता है, और एक नॉटिकल माइल्स के अंदर 1.85 किलोमीटर होता है, ठीक। पहली बात ये हो गई। उसके बाद आता है कॉन्टिजियस जोन। टेरिटोरियल सी के बाद आता है कॉन्टिजियस जोन। ठीक। अब कॉन्टिजियस जोन की कितनी डिस्टेंस मिलती है, तो उसकी भी हमें 12 नॉटिकल माइल्स मिलती है, और टोटल मिला के कितना हुआ 24 नॉटिकल माइल्स। ये चीज कंफर्म हुई, क्लियर हुई। फिर मिलता है हमें EEZ जोन। इसके बाद हमें मिलता है EEZ जोन, और इसका कितना हमें डिस्टेंस मिलता है, तो इसका हमें 200 नॉटिकल माइल्स, यानी इसको पूरा कैलकुलेट करके टोटल 200 नॉटिकल माइल्स मिलता है। इसको बहुत आराम से अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लीजिएगा, फिर एक बार लर्न कर लीजिएगा कि 12 नॉटिकल माइल्स मिलता है, फिर इतना नॉटिकल माइल्स मिलता है, ठीक, जिसमें 370 किलोमीटर मिलता है, ठीक है, मतलब कि किलोमीटर में देखा जाए नॉटिकल माइल्स को, ठीक। फिर उसके बाद शुरू हो जाती हैं हाई सीज। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके अंदर का थोड़ा समझते हैं। देखिए, अगर कोई भी ये टेरिटरी है, अब उसकी ये बेस लाइन है, अगर बेस लाइन में कोई भी अननोन पैसेज आता है, अननोन किसी मतलब अननोन कोई भी जहाज आ जाए, कोई भी कुछ आ जाए, तो ऐसे नहीं आ सकता बिना उस स्टेट के परमिशन के। यहाँ पे पूरा सॉवरेनिटी है उस स्टेट की, जितने भी अफेयर्स हो रहे हैं वो सब कुछ वो स्टेट हैंडल करेगा जिस स्टेट का वो पार्ट है। ये हमारा बेस लाइन का होता है। अब नेक्स्ट जो टेरिटोरियल सी होता है, टेरिटोरियल सी के अंदर भी सारा का सारा पावर जो होती है वो स्टेट के पास होती है, ठीक है। और साथ में ही जो कॉन्टिजियस जोन है, कॉन्टिजियस जोन में क्या होता है, अगर कोई शिप वगैरह आ रही है तो उसे टैक्स लिया जाएगा, तो हो सकता है देखिए अब क्या होता है, इन दो टेरिटरीज पे पूरा का पूरा स्टेट का उस पर होता है असर कि भाई कुछ भी होता है तो वो स्टेट पूरी तरीके से जिम्मेदार है। लेकिन कॉन्टिजियस जोन में अगर कुछ आता है तो उससे टैक्स लिया जा सकता है, उससे और भी चीजें की जा सकती हैं, ठीक है। मतलब कि वो कर सकता है, जैसे कि इन दोनों में इतना फ्री नहीं है लेकिन यहाँ पे फ्री है, ठीक है। और उसके बाद आता है EES जोन, है ना, EEZ जोन, ठीक है। EEZ जोन में क्या होता है, इसमें इतना ज्यादा किसी की जो भी स्टेट है उतना पावर नहीं होती, इसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है इंटरनेशनल सी बैड अथॉरिटी से कि हमें भैया यहाँ पे जो EEZ जोन है इस कंट्री का, यहाँ पे हमें कुछ मिनरल्स का पता चला है जिसमें मुझे मतलब कि एक्सप्लोर करना है, मुझे इसको चेक करना है, मुझे देखना है या कुछ भी, आप इंटरनेशनल जो सी बैड अथॉरिटी है आप उससे परमिशन लो, वो आपको परमिशन दे देगी, आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूँ, जो टेरिटोरी जो हमारी ये बेस
हाँ, जो हमारी टेरिटोरियल सी है, हमने जैसे बताया इसमें पूरा स्टेट का पावर होता है, स्टेट सॉवरेन है, तो वो सारा का सारा पावर स्टेट पे, यहाँ तक कि उसका पूरा पावर है। अगर यहाँ पे बिना पूछे आप चले जाते हो तो कुछ नहीं बचेगा। आपको एक एग्जांपल देती हूँ, गुजरात के सीएम जो थे वो क्या करते हैं, अपने हवाई जहाज से जाते हैं, पर वो पाकिस्तान की बाउंड्री, ये जो पाकिस्तान की टेरिटोरियल सी है वहां तक पहुंच जाते हैं और वो उन्होंने परमिशन नहीं ली होती। तो क्या करते हैं, जो पाकिस्तान की एयरफोर्स है वो उनके प्लेन को क्रैश कर देती है और उसमें उनकी जान भी चली जाती है। अगर आप उस टेरिटरी से परमिशन ले लो, चाहे वो पाकिस्तान हो या श्रीलंका हो या यूएस हो, कोई भी हो, आप उससे परमिशन ले लो कि हाँ भैया हमको यहाँ से गुजरना है, तो नॉर्मल पैसेंजर की तरह आप जा सकते हैं। ये नहीं कि मिलिट्री एयरफोर्स लेकर के आपको जाने देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। नॉर्मली आपको जाना है तो आप परमिशन ले लीजिए, सिंपल पैसेंजर की तरह आप जा सकते हैं। ठीक, यहाँ पे पूरा का पूरा पावर होगा, पर यहाँ पे उतना पावर नहीं होती है। और फिर उसके बाद शुरू हो जाता है हाई सीज। हाई सीज में किसी का कोई पावर नहीं, कोई रूल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सारा कॉमन मैन कर सकता है अपनी अथॉरिटी से पूछ करके। जैसे मैंने बताया कि इंटरनेशनल सी बैड अथॉरिटी से लेकर के आप कोई भी कुछ भी वहां कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है, अब इसमें एक चीज और है, जो अनक्लोज है ना, मतलब कि जो हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसपे ये पूरे चीज लॉज बनाए गए कि भाई 12 नॉटिकल माइल्स तक के हमारा इनके ऊपर होगा, ये अनक्लोज है। उसके तहत ये बताया गया, अगर आपकी कोई भी ओशन से, वाटर से कोई भी ऐसी कोई डिस्प्यूट है तो वो हम सॉल्व करेंगे, लेकिन आपकी टेरिटरी डिस्प्यूट है तो वो हमारा एक्ट हमारा अनक्लोज नहीं डील करेगा। ठीक, उसके चलते 3 ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई थी, जिसमें पहला ऑर्गेनाइजेशन था इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ सीज। इसको इरेज कर दिया जाए। तीन ऑर्गेनाइजेशन बनाई, तीनों के थोड़े थोड़े अलग अलग काम को भी बताया गया। चलिए पहले लिख देते हैं, फिर समझाते हैं। फर्स्ट, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी। पहली ऑर्गेनाइजेशन ये बनी थी इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो बनी इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। जैसे अभी हमने बताया, अगर हाई सीज में अगर किसी पर्सन को करना है वो तो फ्री है, तो आप इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी से आप परमिशन लेकर के आप वहां पे जो भी करना है कर सकते हो। अब जो भी का सेंस ये नहीं लीजिएगा कुछ भी लीगली, है ना। नेक्स्ट बनी थर्ड, जो कि कमीशन ऑन द लिमिट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कमीशन ऑन द लिमिट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल। ठीक, अब इन तीनों के अलग अलग काम थे। पहला जो ऑर्गेनाइजेशन था इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ सीज, वो बोलता है अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है सी प्रोटेक्शन से लेकर के, किसी भी प्रोटेक्शन को लेकर के, जो भी सीज में प्रोटेक्शंस हैं उसको लेकर के अगर डिस्प्यूट होता है, या तो मैरीन कंसर्न से कोई के इशू होता है, पॉल्यूशन से कोई इशू होता है, कोई नेविगेशन से इशू होता है। नेविगेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा आज आए दिन डिस्प्यूट्स होते रहते हैं, या तो कंजर्वेशन पे या तो उसके मैनेजमेंट में कोई भी डिस्प्यूट होता है, तो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉज ऑफ सी चेक देखेगा। ठीक, अब जो इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी है, अगर इसमें क्या होता है, अगर मान के चलिए किसी भी
ऐसी टेरिटरी है जहाँ पे EEZ में किसी को कुछ मिला, मिनरल्स मिला, अगर अब उसमें क्या होता है किसी अदर कंट्री को मिला, अब उसमें डिस्प्यूट होता है जिस कंट्री के अंदर EEZ आता था उसको मिलेगा या जिसने पाया है उसको मिलेगा। तो इस डिस्प्यूट को सॉल्व करता है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। अब क्या होता है इसमें ये चीज़ होती है, अगर आपको मिला है तो आप जो और कंट्रीज हैं उनके साथ भी बांटोगे और ये सब डिस्प्यूट को सॉल्व करेंगे ऐसे, ठीक। जो हमारा नेक्स्ट है कमीशन ऑन द लिमिट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, इसमें बताता है अगर मान के चलिए अभी तो 12 नॉटिकल माइल्स इधर फिक्स है, लेकिन कल को चलते कुछ डिस्प्यूट्स आते हैं, किसी को ज़्यादा चाहिए किसी को कम चाहिए, टेरिटोरियल कोई प्रॉब्लम होती है इससे रिलेटेड, सी से रिलेटेड, तो ये ऑर्गेनाइजेशन कमीशन ऑन द लिमिट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ इसको हैंडल करेगी, ठीक। इसमें एक बहुत बढ़िया प्यारा सा केस था, एक इसका जो मतलब कि जिस एक सी थी, इसका एक बहुत ज़्यादा मतलब कि काफ़ी टाइम से केस भी बहुत इंपॉर्टेंट केस था, मैं आपको लिख देती हूँ। इसको लिख लीजिएगा अपने पास, द इनरिक्लेसी इंसिडेंट, द इनरिक्लेसिक इंसिडेंट, इस स्पेलिंग में रिपीट कर देती हूँ, ENRICALEXIE, ठीक। अब इसमें क्या होता है, ये एक इटालियन शिप होता है जिसमें कि ऑयल टैंकर होते हैं, ऑयल टैंकर इस शिप में जा रहे होते हैं, जैसे कि ऐसे कुछ था, ठीक है। क्या होता है ये केरला के कोर्ट पे, जो केरला का कोस्ट है उस पे ये पहुंचती है, तब वहाँ कुछ कुछ वहाँ पे फिशरमैन आते हैं जो फिश मारते हैं, फिशरमैन, ठीक है। अब वो आते हैं इस सी में आते हैं, तो उन लोगों को जो इटालियन लोग थे उनको लगता है, इटालियन फोर्स थी, उनको लगता है कि वो कोई मतलब कि ऐसा एनिमी है, तो वो उनको गन से शूट कर देते हैं, ठीक। तो क्या होता है, ये केस पहुंचता है पहले केरला में, ठीक, केरला हाई कोर्ट में, पर वो केस फिर हमारे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई हमारे यहाँ से 2 लोगों को मार दिया गया बिना उससे, और जो ये जो सी थी ना, ये जो शिप थी वो हमारे टेरिटरी के अंदर थी, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। पर ये इंटरनेशनल जब ये क्या होता है आगे चल के सॉल्व होता है, बहुत समय से केस चल रहा होता है, 2020 में ये उसका मतलब कि जो आया, जो मतलब कि एग्जैक्ट जजमेंट आया, लास्ट सीन हुआ उसका, उसमें ये कहा गया कि, एक मिनट फिर से समझिएगा, जो इटालियन लोग थे जिन्होंने फिशरमैन को मारा था, उनको यहाँ पे जेल में डाल दिया गया, ठीक। तो क्या होता है, जो इटली है वहाँ की गवर्नमेंट कहती है भाई हमारे जो ऑफिसर्स है उनको रिटर्न करो, क्योंकि उन्होंने मर्डर के इंटेंशन में नहीं मारा, उन्होंने सेफ्टी के इंटेंशन में मारा। तो ये लोग जाते हैं, इटली वाले लोग जाते हैं हमारे ऊपर की अथॉरिटी के पास, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की अथॉरिटी के पास जाते हैं कि भैया ऐसा ऐसा सीन हो गया है और हमें हमारा आदमी चाहिए। तो ये इंडिया कहती है नहीं, इन्होंने हमारे इंडियंस को मारा है और हम इनको प्रोसिक्यूट करेंगे। तो क्या होता है, जो वहाँ से जजमेंट आया बोला जाए तो कहा गया जो भी फिशरमैन है उनको कंपनसेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, 1-1 करोड़ या जितना भी उतना प्रोवाइड कर दिया जाएगा और उनको छोड़ दिया जाए। तो फिर उन लोगों को फिलहाल छोड़ दिया गया और उनको उनके जो फैमिली वाले थे फिशरमैन के, उनको कंपनसेशन मिल गया, ठीक। ये हो गया हमारा टोटल लॉ ऑफ सीज। मैं आपको ये भी बता दूं, जैसे जितना मैंने पढ़ा है वो इनफ है, किसी भी एग्जाम के लिखने के लिए बहुत इनफ है, इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा अभी तक क्वेश्चंस बने नहीं हैं, लेकिन हाँ जनरल बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जैसे इसमें थोड़ी जनरल नॉलेज हो आपके पास, लेकिन जो आए दिन जो चल रहा है इससे रिलेटेड केसेस आते जाते रहते, आप उससे अपडेट रहो, तो आपको मतलब कि कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। कैसा लगा लाइक शेयर जरूर कर दें। आप हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं और कमेंट कर दीजिएगा कि अपने थोड़ा रिव्यू दे दीजिएगा। थैंक यू।